हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 की हम एनसीईआरटीज़ कर रहे हैं। हमारा एक हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम मुगल को हम पढ़ रहे थे 16 to 17 सेंचुरी के टाइम पीरियड की हम बात कर रहे थे। और इसमें हमने काफ़ी कुछ डिटेल में पढ़ लिया था। कौन मुगल्स थे, क्या उनके मिलिट्री कैंपेन्स थे, कैसे उनका ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन था, कैसे वो गद्दियाँ एक्वायर करते थे, उनके क्या रिलेशनशिप्स थे बाकी रूलर्स के साथ में। हमने मनसबदार और जागीर तक के टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। आज हम जो है अपना अगला पार्ट जो बचा हुआ है हमारा ज़ब्त और ज़मींदार को हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं ज़ब्त और ज़मींदार क्या टॉपिक है। देखिए, ये तो हमने देख ही लिया कि जो मेन सोर्स थी मुगल्स की इनकम का, ये जो एक ज़रिया था, एकमात्र ज़रिया था उनके पास, वो सिर्फ था टैक्स लगाना। पीजेंट्री के ऊपर जो पीजेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना, वहीं से उनकी मेन इनकम जनरेट हुआ करती थी। कई जगहों पर पीजेंट्स जो थे वो टैक्स देते थे रूरल एलिट्स को, यानी जो गांव के जो पीजेंट्स किसान वगैरह हुआ करते थे, जो उनके गांव में रूरल एलिट्स हुआ करते थे, यानी वो ऐसे पर्सन जो हेडमैन है या मुखिया हैं या सरदार हुआ करते थे गांव के, उनको वो टैक्स दे दिया करते थे। तो ऐसे लोगों को, यानी जिनको जो विलेज के हेडमैन हुआ करते थे या जो लोकल चीफ्टन हुआ करते थे, उनको मुगल्स ने जो है वो एक टर्म से डिस्क्राइब कर दिया, कहते हैं कि ये ज़मींदार हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी इंटरमीडियरी है, जो भी एक बिचौलिया है, ठीक है, चाहे वो लोकल हेडमैन हो, चाहे वो विलेज का लोकल हेडमैन हो या पावरफुल चीफ्टन हो, जो भी ये इंटरमीडियरीज हैं, तो उनको ज़मींदार कह दिया मुगल्स ने। ठीक है, तो ज़मींदार ये होगा। ज़मींदार कौन? ज़मींदार वो लोग हो गए जो गांव के मुखिया हैं, जो पैसा कलेक्ट करते हैं। पीजेंट जो टैक्स देते हैं, वो पैसा कलेक्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो गांव के मुखिया होते हैं, और उनको जो है वो कहा है मुगल्स ने ज़मींदार। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, इन्होंने बहुत ही ध्यान से जो है वो सर्वे किया था क्रॉप्स का, यानी जो फसल थी, जो फसलों की पैदावार हुआ करती थी, उसका उन्होंने प्रॉपर तरीके से सर्वे किया। उसके प्राइस को जो है वो उन्होंने एज्यूम किया कि इतना प्राइस हो सकता है इस चीज़ का, कितने एरिया में वो कल्टीवेशन हो रही थी। उन्होंने जो है वो 10 साल के पीरियड को एक बेस बनाकर जो है वो 1570-1580 के टाइम पीरियड को बेस बनाते हुए उन्होंने 10 साल के जो क्रॉप यील्ड्स हैं, जो प्राइसेस हैं, जिन एरियाज में जो वो कल्टीवेशन होगी, उसका बहुत प्रॉपर तरीके से उन्होंने टोडरमल ने जो है वो सर्वे किया। और उस सर्वे के बेसिस पर जो डेटा निकल कर आया, और उस डेटा से उन्होंने जो है वो टैक्स को फिक्स कर दिया हर एक क्रॉप के ऊपर इन कैश में। यानी जो भी फसल जो पैदा हो रही है उसके ऊपर उन्होंने एक टैक्स का अमाउंट लगा दिया। सपोज गेहूं की फसल हो रही है तो उस पर इतना टैक्स होगा, चावल की फसल हो रही है तो उस पर इतना टैक्स होगा, गन्ने की फसल हो रही है तो उस पर इतना टैक्स होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स होंगी उनके ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, वो भी कैश की फॉर्म में। फिर क्या किया, उन्होंने जो है वो हर एक प्रोविंस को जो है वो डिवाइड कर दिया रेवेन्यू सर्कल्स में विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। फिर क्या किया इन्होंने कि जो भी लैंड कवर था, यानी जो भी प्रोविंसेस में जो जमीन थी, उस जमीन को जो है वो उन्होंने छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उन्होंने ये एनालाइज करा कि भाई एक सर्कल में सपोज अगर एक बड़ी सी लैंड है, यानी जैसे ये जमीन है, इस जमीन को उन्होंने डिवाइड कर दिया ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इस जमीन को उन्होंने 6 भाग में डिवाइड कर दिया। अब इस 6 भाग में जो भी फसल है, जो भी फसल हो रही है, जो भी पैदावार हो रही है, उसमें चाहे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हों, उनके अमाउंट को जो है वो उसने जोड़ लिया कि कहा भाई अब हमें इस सर्कल 1 से, यानी इस सर्कल 1 से जो है सपोज इतनी क्रॉप्स हैं, तो इसका मिला के हमें जो है वो कम से कम इसमें समझ के चले कि 1 लाख रुपए हमें इसका टैक्स यहाँ से मिलेगा। ठीक है, दूसरी सर्कल में अगर क्रॉप्स कम है तो सपोज उसका मान के चलिए कि अब यहाँ पर 80,000 मिलेगा। एक किसी जगह पर जो है वो तीसरी अगर आई तो उस पर 1.5 लाख रुपए का हमें टैक्स मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने जो था वो एक रेवेन्यू का एक एज्यूम कर लिया कि हमें इतनी फसल है और इतना इतना यहाँ से हमें टैक्स अमाउंट मिलेगा। और क्रॉप्स के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगा रखा था, उसका अमाउंट उन्होंने पहले से ही जो है वो बता रखा था कि भाई इतने इतने क्रॉप्स के ऊपर टैक्स है आपका, और ये आपको पे करना पड़ेगा जो भी उनका जमीनी, जितने भी जमीन पर उनकी कवरिंग हो रही है। अच्छा, तो जो ये रेवेन्यू सिस्टम था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो ये सिस्टम इन्होंने बनाया था
कि पहले तो उन्होंने एनालाइज कर दिया 10 साल की पूरी उसी चीज़ को लेके, और उस पर जो है वो डिफरेंट क्रॉप्स जो उगती थी उसके प्राइस को उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, और डिटरमाइन करने के बाद पूरे प्रोविंसेस की ज़मीन को जो है वो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद हर एक टुकड़े की से जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसको उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो इतना टुकड़ा, इस टुकड़े से हमें इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो ये प्रोसेस था पूरा, जो ये रेवेन्यू सिस्टम था, इसको इन्होंने कहा है जब्त, इसको इन्होंने कहा है जब्त। ठीक है, तो जब्त भी समझ में आ गया यहाँ पर, और जमींदार कौन होते हैं ये भी समझ में आ गया। आगे देखेंगे कि ये काम सिर्फ जो है वो प्रेवलेंट था। देखिए, टोडरमल जमीनों का जो सर्वे कर रहे हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर जो है टोडरमल, जो जमीनों का सर्वे कर रहे हैं, जहां पर मुगल अपना एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, वो सर्वे करना आसान उन्हीं जगह पर होगा, और बहुत ही केयरफुल तरीके से आसान होगा, वहीं पर ही आसान होगा जहां पर उनकी अप्रोच होगी। यानी कि अगर हम मुगल जो है दिल्ली और आगरा के रीजन्स पे इनका कब्जा था, ठीक है, तो दिल्ली के और आगरा के आस पड़ोस के जितने भी रीजन्स है उस पर ये आसानी से सर्वे कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन दूर दराज के इलाके जैसे कि गुजरात और बंगाल के जो इलाके हैं वहां पर पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि पहली चीज तो ये हमने देखा कि लोग कैपिटल से बाहर ही निकलना नहीं चाहते हैं, खासतौर पर जो कोटियार्स हैं, जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जो ओहदों पे बैठे हुए हैं दरबार में, वो बाहर निकलना तो चाहते नहीं। तो ऐसी केस में गुजरात और बंगाल जैसे रीजन जो कि काफ़ी दिल्ली से दूर दूर हैं, वहाँ पे आसान तो था नहीं कि हम जो है वो जाके लैंड का सर्वे कर सकें और प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये एक इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ एरियाज में क्या था, जो जमींदार ने जो था वो उनको एक पावर मिल गई थी। क्यों? क्योंकि जमींदार के पास एक पावर आ गई थी। जमींदार कौन थे? जमींदार तो वही थे ना जो लोकल चीफ्टेंस थे और जो गांव के हेडमैन थे, उनके पास ये पावर थी कि भैया वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो उनके पास यहाँ से हो गई पावर, बढ़ गई, उनके पास एक ओहदा मिल गया, उनको एक पावर मिल गई एक तरीके से कि अब हम जो है वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। द एक्सप्लॉयटेशन बाय द मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव हिम देम टू रेबेलियन। तो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका भी जो था वो एक तरीके का साथ शोषण हो रहा था। शोषण होने की वजह से जो है तो वो भी बगावत के आसार उनको नजर आने लगे कि भाई वो भी बागी बन रहा था धीरे धीरे। ठीक है, कभी कभार जो जमींदार थे और जो पीजेंट्स थे जो सेम कास्ट के थे, वो जो थे वो मुगल अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो बगावत करने लग जाते थे। ठीक है, थोड़े छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट तो जरूर होते हैं किसी ना किसी चीज में। आप किसी भी चीज को इतनी आसानी से इम्पोज नहीं कर सकते किसी के ऊपर। तो खुद की कुछ लोगों की अपनी अपनी डिमांड्स भी होती हैं, जहां पर डिमांड फुलफिल हो जाती हैं तो वो सारी चीजें सही रहती हैं। लेकिन जहां पर भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, जहां पर भी उनकी डिमांड को जो है वो पूरा नहीं किया जाता, वहां पे थोड़ी सी अनबन बन जाती है। ठीक वैसे ही केसेस इन जगहों पे थे। द पीजेंट्स का जो रिवोल्ट था उसने जो था वो मुगल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी उसको एक चैलेंज किया। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में, यानी 17th सेंचुरी के एंड में जो था मुगल्स एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी उसको चैलेंज होने लगा पीजेंट्स के रिवोल्ट की ही वजह से। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो बात आती है, अब एक बॉक्स में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है अकबरनामा और आईन अकबरी। क्या चीज है ये जो चीज है ये है कि अकबर ने जो है अपने क्लोज फ्रेंड जिसका नाम था अबुल फजल और उसके कोर्टियार था, उसका दरबारी ही था, उसने कहा, अकबर ने जो है वो अबुल फजल से कहा कि भैया हिस्ट्री लिखो, एक इतिहास लिखो हमारे शासन के बारे में, ताकि लोगों को पता चले हमारे शासन के बारे में। ठीक है, अबुल फजल ने जो है वो 3 वॉल्यूम्स में लिखा उसकी हिस्ट्री को अकबर की, और उसको टाइटल दिया अकबरनामा। तो अकबरनामा क्या है? अकबरनामा जो है वो 3 वॉल्यूम्स हैं जो कि अकबर की हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, उसको कहा गया है अकबरनामा। जिसमें पहला वॉल्यूम जो है वो डील करता है अकबर के एंसेस्टर्स के, या अकबर के जो भी पूर्वज रहे हैं पहले के, ठीक है, उसको जो है वो इसमें डिस्क्राइब करा गया है पहले वॉल्यूम में। दूसरे वॉल्यूम में जो है वो सारी रिकॉर्ड करे गए हैं इवेंट्स को, जो अकबर के शासनकाल में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको रिकॉर्ड करा गया है। तीसरा वॉल्यूम जिसको आईन अकबरी कहा जाता है, इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यू और ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कैसे उसका प्रशासन था, कैसी उसकी आर्मी थी, कैसे उसका रेवेन्यू जनरेट होता था, और उसकी पूरी एम्पायर का ज्योग्राफी नहीं, उसकी पूरी एम्पायर कहाँ कहाँ फैली हुई थी, इसका पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखा हुआ है आईन अकबरी में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अकबर की हिस्ट्री को लिखने के लिए जो तीसरा वॉल्यूम था उसका क्या नाम था। ठीक है, अच्छा,
आगे कह रहे हैं कि इसमें बहुत सी डिटेल्स दी गई थी ट्रेडिशंस की और कल्चर्स की, जो लोग यहाँ पर इंडिया में फॉलो करा करते थे, पूरा एकदम भरमार थी, सब चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर कह रहे हैं आईन अकबरी का कि उसमें बहुत ही रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स थी, बहुत ही ये जानकारियां थी, मतलब एक तरीके से बहुत सारा डेटा जो था वो इकट्ठा था। जैसे कि अभी हम बात करें, जैसे कि टोडरमल ने, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया था ना, तो जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था वो एक स्टैटिस्टिकल डेटा था, पूरी जानकारी मिली थी न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो उसमें ये सब चीज़ें बताई गई थी कि कौन कौन सी क्रॉप्स थी, कैसे कैसे जो है वो किस किस मंथ में क्रॉप्स होती थी, सारा स्टैटिस्टिकल डेटा, कैसी पैदावार होती थी, क्या उनके दाम रखे गए, क्या वेजेस लोगों को मिलती थी, क्या रेवेन्यू जनरेट होता था, साल दर साल की पूरी एक हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है कि कितने सालों का उसमें सारा स्टैटिस्टिक्स डेटा लिखा हुआ है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आईन अकबरी में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। अच्छा जी, अब जो है हम आगे देखते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर, देखिए ये बुक बेसिकली जो है ना, जो इसमें चैप्टर्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हैं, क्योंकि बुक जो है वो एनसीईआरटी की कुछ टाइम रैशनलाइज हुई थी, तो कुछ चैप्टर्स इसमें से कुछ पार्ट्स जो हैं वो टॉपिक है वो काट दिए गए हैं। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा खासा डिटेल में उसमें सारा लिखा हुआ है। तो ये सिर्फ जो है अभी जो इसमें दिख रहा है भाई, ये सारा एडिटेड कंटेंट है जो भी है उसमें, मतलब बुक जो है वो पूरी कंबाइंड है, लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो थोड़ा सा मिस है, क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी नहीं है, ये नई एनसीईआरटी में कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एक अगला बॉक्स दे रखा है, नूरजहां का इन्फ्लुएंस बताया गया है जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है, अकबर के बाद जो है वो अकबर का बेटा सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अकबर का बेटा सलीम यानी कि जहांगीर, तो जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, उसका एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस था, बहुत ही एक संतुष्टि भरा इन्फ्लुएंस था। जहांगीर जो है वो बड़ी ही इज्जत दिया करता था नूरजहां को, अपनी वाइफ को। नूरजहां यानी कि नूरजहां तो एक टाइटल था, जहांगीर की वाइफ का नाम था मेहरुन्निसा, जो कि इसकी शादी हुई थी एम्परर जहांगीर से 1611 में, और उसको ये टाइटल मिला था नूरजहां, यानी मेहरुन्निसा का जो टाइटल था वो नूरजहां था। ठीक है, वो हमेशा ही जो है वो एक्सट्रीमली लॉयल रही और सपोर्टिव रही अपने राजा के प्रति, यानी मुनार्क मतलब राजा या रानी जो भी होता है, लेकिन नूरजहां यहाँ पर जो है वो रानी है और जो एम्पर जहांगीर है वो उसका राजा है, तो वो अपने राजा के प्रति जो है वो काफी हद तक लॉयल और सपोर्टिव रही थी। ठीक है, और इसी लॉयल और सपोर्टिव होने के कैरेक्टर की वजह से ही जो है जहांगीर ने उसे सम्मान में जो है वो एक चांदी का सिक्का बनाया, जिसमें उसने एक तरफ अपना टाइटल लिखवाया और दूसरी तरफ जो है वो उसने अपनी बेगम का नाम जो है वो नाम छपवाया, और वहां पर लिखा क्वीन बेगम नूरजहां, ये टाइटल उसने उस कॉइन पर लिखवाया। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपको जो ये लेफ्ट में जो एक एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में डिटेल मिलती है। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर फरमान ऑफ नूरजहां, द स्क्वायर सील स्टेट कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। तो यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें नूरजहां के फरमान की बात, यानी नूरजहां के ऑर्डर की बात यहाँ पर लिखी हुई है। उसमें यहाँ पर आपको ये स्क्वायर सील देखने को मिल रही है। कौन सी स्क्वायर सील? ये स्क्वायर सील की बात कर रहे हैं, और इसमें जो है वो लिखा हुआ है कि ये स्क्वायर सील जो है वो एक कमांड है नूरजहां का। नूरजहां जो कि बहुत ही सबलाइम है, बहुत ही जो है वो एलिवेटेड और सबलाइम जो है वो एक तरीके से बहुत ही हाई क्वालिटी की एक लेडी हैं, उनकी बात करी गई है। तो नूरजहां पादशाह बेगम का ये एक स्क्वायर सील आपको देखने को मिल रही है। आगे कह रहे हैं द राउंड सील स्टेट बाय द सन ऑफ द शाह जहांगीर शी बिकेम्स एज ब्रिलियंट एज द मून, मे नूर जहां पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। और आपको जो ये राइट में जो ये सील दिख रही है राउंड सील, ये जो है वो स्टेट कर रही है बाय द सन ऑफ द शाह जहांगीर। तो ये कह रहे हैं शी बिकेम द ब्रिलियंट एज मून, यानी कि जो शाहजहां थे उन्होंने अपने आप को जो है वो डिस्क्राइब करा गया है एज अ सन के तौर पर, यानी जहांगीर ने अपने आप को सूरज की तरीके से बताया है, और वहीं पर जो है वो उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि नूरजहां मेहरुन्निसा को एज अ मून की तरीके से बताया और तारीफ करी है उनकी। ठीक है, तो ये उनकी लॉयल्टी और उनके सपोर्टिव नेचर की वजह से जो है वो इनको इस तरीके से टाइटल करा गया, और उनको भी जो है वो एक जगह दी गई, उनको भी इज्जत दी गई। ठीक है, अच्छा अकबर के टाइम पीरियड में आया था एक चीज सुलह कोल। हुआ क्या था, इसके पीछे थोड़ी सी कहानियां हैं। ठीक है, कहानी तो नहीं है, एक तरीके से लॉजिकल बात है यहाँ पर कि अकबर के टाइम पीरियड में बहुत सी देखिए डाइवर्स कंडीशन थी, बहुत बड़ा एम्पायर था। ठीक है,
सब कॉन्टिनेंट हमारा इंडिया का बहुत बड़ा था, उसमें मुगल का शासन अच्छा खासा बहुत बड़ा था, ठीक है। तो एक डाइवर्स कंडीशन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारे लोग थे, वैरायटी ऑफ पीपल्स थे, जो कि अलग अलग उनके बिलीफ थे, अलग अलग उनके रिचुअल्स थे, अलग अलग उनके कल्चर्स थे, वो फॉलो करते थे, अलग अलग जो थे रिलीजन को मानने वाले लोग थे, ठीक है। हिंदुइज्म थे, हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, और सिख थे, और क्रिश्चियन और ज्यूज भी थे। तो ये सब जो थे वो इनके अपने अपने बिलीफ थे। अब होता क्या था कि एक जब वो कोई डिसीजन निकलता था ना, तो वो डिसीजन जो था वो दो तरीके पर बेस्ड था। पुरानी वाली एनसीईआरटी में दो वर्ड दे रखे हैं। एक तो दे रखा है डॉगमा वर्ड, एक वर्ड दे रखा है डॉगमा, और एक वर्ड दे रखा है बाइगॉट। सॉरी, देखिए पेन वर्क नहीं करता, सॉरी इसे छोड़िए। डॉगमा और बाइगॉट वर्ड दो दे रखे थे। उसमें एक वर्ड, उसमें जो ये वर्ड दे रखे थे उनको सही तरीके से डिस्क्राइब करा गया है कि इसमें कहा गया है कि जब कोई अथॉरिटी से एक स्टेटमेंट या एक कोई डिसीजन निकल कर आता था तो उसकी रीजंस निकल कर, उसमें जो था कोई इलॉजिकल बात नहीं हुआ करती थी। जो फरमान जारी कर दिया तो उस फरमान को जारी करने का मतलब ये था कि बस अब आपको उसको मानना पड़ेगा, आप चाहे इसे सहमति दें या ना सहमति दें, यानी आप उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते, ठीक है। तो वो सिचुएशन जो थी वो डॉगमा की सिचुएशन थी। बाइगॉट की सिचुएशन इस तरीके से थी कि उसमें बाइगॉट को इस तरीके से उन्होंने डिफाइन करा था कि बाइगॉट का मतलब ये था कि जो भी रिलीजियस को मानने वाला जो पर्सन है वो अपने आप में सही है, लेकिन दूसरा अगर कोई दूसरे रिलीजन का काम कर रहा है, जैसे सपोज मान के चलिए कि अगर मैं पर्टिकुलर, चलिए मैं रिलीजन को एग्जांपल नहीं दूंगा, लेकिन रिलीजन आप कंसिडर कर सकते हो उसे, ठीक है, कि कोई एक धर्म का पर्सन है, ठीक है, वो अपने रिचुअल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो दूसरे धर्म का जो पर्सन है वो पहले धर्म के पर्सन को वही कहेगा कि ये गलत कर रहा है, वहीं पर पहले वाले धर्म का जो पर्सन है वो दूसरे वाले धर्म के पर्सन को कहेगा कि वो ये गलत कर रहा है। तो वो ये थी एक तरीके से कन्फ्लिक्ट था कि हमारे धर्म में हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म का पर्सन कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो वो उसे कहा गया था बाइगॉट। तो इस तरीके से ये कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे। तो कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के चक्कर में क्या हुआ, अकबर ने कई सारे जो उलेमा थे, जो प्रीस्ट थे, जो भी धर्म के जो बड़े बड़े जो धर्मगुरु होते हैं, हर एक धर्म में अपने अपने अलग अलग गुरु, हर धर्मगुरु हैं, उनके साथ इन्होंने जो है वो इबादत खाने में एक मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये नतीजा निकाला कि भाई सबको अपने अपने धर्म को पालन करने की इच्छा है और सब अपने अपने धर्म को पालन करते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का कोई भी क्रिटिसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन आप रिलीजन के बेसिस पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को फॉलो कराने के लिए अकबर ने जो है वो सुलह कुल निकाला, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, यानी एक तरीके से सांसारिक शांति की बात करी गई। सब अपने अपने धर्म को बिलीफ को है वो फॉलो करेंगे, किसी से कोई भी इस चीज को कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, लड़ाई झड़ाई नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी किस तरह का भी। तो ये सुलह कुल उन्हीं का एक आइडिया है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं कि जहांगीर का जो बेटा, जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, वो डिस्क्राइब करता है फादर की पॉलिसी को सुलह कुल की। वो कहता है कि एज इन द वाइड एक्सपांस ऑफ द डिवाइन कंपैशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेस एंड द फॉलोअर्स ऑफ ऑल क्रीड। यानी कि ये इतना बड़ा जो वाइड एक्सपांस है, यानी कि जो इतनी बड़ी हमारी ये धरती, ये पूरे एक एम्पायर है, ठीक है, और इसमें जो है वो हर एक रिलीजन को बिलीव करने वाला, मानने वाला जो एक पर्सन है उसके लिए एक रूम है, सारे तबकों के लिए, सारे वर्ग के लिए, सारे क्लासेस के लिए जो है वो एक रूम है कि वो अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज्यूज हों, चाहे वो हिंदूज हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, वो अपने अपने धर्म को जो है वो फॉलो करेंगे। उसके इंपीरियल डोमिनियन में जिसके आउटसाइड जो है वो लिमिटेड है, यानी कहने का मतलब इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो किसी चीज को एग्जैगरेट किया है अपने वर्ड को, और कह रहे हैं कि जो उसका एक इंपीरियल डोमिनियन है जो सब तरफ से जो है वो एक तरीके से सी से घिरा हुआ है, जैसे हमारी अर्थ है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, उन्होंने वैसे ही उसको एक तरीके से समझा है। तो उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर एक रूम भी है उन प्रोफेसर्स के लिए जो अपोजिट रिलीजन को मानने वाले हैं। अकबर का जो एक मुस्लिम शासन था, तो उसके अपोजिट रिलीजन वाले कौन से लोग होंगे, वो हिंदूज होंगे, वो क्रिश्चियंस होंगे, वो ज्यूज होंगे, वो सिख्स होंगे, तो वो सब अपोजिट रिलीजन वाले हैं। उनके लिए भी एक रूम है कि वो अपने रिलीजन को जो है वो फॉलो कर सकते हैं और उसमें किसी भी तरह की कोई भी क्रिटिसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, या किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर देयर बिलीफ, और जो भी उनकी मान्यताएं हैं अच्छी हैं बुरे हैं जो भी हैं, और बिल्कुल ही जो है वो एक इनटॉलरेंस का रोड होगा वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है,
ठीक है, कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप किसी धर्म को लेके, किसी भी धर्म की बातों को लेके कोई भी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि जो सुन्नीज और शियाज हैं वो एक ही मॉस्क में अपनी प्रे करेंगे, नमाज करेंगे। ये मुस्लिम सेक्ट्स में दो कैटेगरीज आती हैं। क्रिश्चियंस और जो जूज हैं वो एक ही चर्च में प्रे करेंगे, क्रिश्चियंस और जूज। यानी क्रिश्चियंस तो आपको बताइए, ज्यूज जो होते हैं वो पर्सन बेसिकली वो है जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को जो है वो इनकार्सनेट किया था, ठीक है, सूली पर टांगा था। तो ये जूज वही पर्सन होते हैं। तो ये भी जो है वो एक ही चर्च में प्रे करेंगे, ऐसा अकबर ने अपने सुलह कुल में बताया था। तो ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस। तो जहांगीर ने भी जो है वो सुलह कुल के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करवाया था अकबर के बाद में। ठीक है, तो ये सुलह कुल का पीछे पूरा एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो मुगल एम्पायर है जो 17वीं सेंचुरी में और उसके बाद के टाइम पीरियड का यहाँ पर जिक्र करा गया है। इसको देख लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी थी ऑफ द मुगल एम्पायर की, इससे एक अच्छी ग्रेट इकोनॉमिक और एक कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी फैली। ठीक है, क्योंकि अकबर ने जो है वो बहुत ही ध्यान से सारी चीज़ों की प्लानिंग करा के जो है वो सारे पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन अपना सेटअप करा था, मिलिट्री को एफिशिएंट बनाया था, जिससे जो है वो उसके मुगल एम्पायर में जो है वो एक ग्रेट इकोनॉमिक और एक कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी फैली हुई थी। ठीक है, उसके टाइम पीरियड में आने वाले जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे उन्होंने डिस्क्राइब करा था कि ये एक फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ है। फेबल्ड का मतलब फेमस है, बहुत ही एक प्रसिद्ध, एक जानी मानी जमीन है, बहुत ही जहाँ पर धन समृद्धि है, जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे कि लोग अपने फॉर्च्यून को कार्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ सेम विजिटर्स थे, उन्होंने इस चीज को लेकर काफी चिंता भी जताई, नहीं अपॉल्ड किया। चिंता का मतलब एक तरीके से अनप्रेजेंट सिचुएशन को उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक गरीबी भी सिचुएशन, गरीबी की भी एक जो है वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है साइड बाय साइड विद अ ग्रेट ऑपुलेंस। यानी कि इतनी धन समृद्धि है इस सब कॉन्टिनेंट पर, लेकिन उसके साइड बाय साइड जो पॉवर्टी भी की जो एक सिचुएशन है वो भी काफी एक निंदनीय है, काफी एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है, ऐसा विजिटर्स ने ऑब्जर्व किया। इनइक्वालिटीज भी उनके टाइम पीरियड में थी। देखिए, सब चीजें सही तो नहीं हो सकती कि भाई एम्पायर पूरा एक चल रहा है अकबर का, तो इतना बड़ा एम्पायर है, तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेके कुछ ना कुछ तो इनइक्वालिटी रहेंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करी और उस चीज़ को उन्होंने बताया। डॉक्यूमेंट फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑफ द शाहजहां रेन इन्फॉर्म्स अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ 8000। डॉक्यूमेंट मिलता है कि 20वीं शताब्दी में शाहजहां के शासन के टाइम पीरियड में वो इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हाईएस्ट रैंकिंग थी मनसबदार की वो 445 थी। 445 हाईएस्ट रैंकिंग थी मनसबदारों की आउट ऑफ 8000 में से। 8000 में से 445 संख्या जो थी वो मनसबदारों की थी, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग से आते थे। ठीक है, ये एक स्मॉल नंबर था, करीब 5.6% रहा होगा द टोटल नंबर ऑफ मनसबदारों के। यानी 8000 मनसबदारों में से 445 जो थे वो हाई रैंकिंग के मनसबदार थे। ठीक है, रिसीव करते थे कितना, 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज सैलरीज फॉर देमसेल्फ एंड देयर ट्रूपर्स। यानी कि ये 445 जो पर्सन्स थे, ये टोटल रेवेन्यू का 61% अराउंड में 61.5% है। 61.5% रेवेन्यू जो थे वो अर्न करते थे सैलरीज के तौर पर और ट्रूपर्स को पे करने के तौर पर। 445 जो हाईएस्ट रैंकिंग के लोग थे वो मेजॉरिटी पर पार्ट ऑफ जो इनकम टोटल रेवेन्यू का था वो कंज्यूम कर लिया करते थे सैलरी के तौर पर और ट्रूपर्स को सैलरी पे करने के तौर पर। ठीक है, मुगल एम्परर्स जो थे और जो उनके मनसबदार थे वो बहुत ही स्पेंड करते थे ज्यादातर पैसा उन सैलरीज पर और गुड्स पर। ठीक है, दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिजन्स एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूसेस। और इसकी वजह से जब ये एक्सपेंडिचर होता था तो इससे आर्टिजन्स और पीजेंट्री को ज्यादा फायदा होता था, क्योंकि वो उनको गुड्स और प्रोड्यूसेस जो है वो सप्लाई कराया करते थे। लेकिन जो स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, द पीजेंट एंड द आर्टिजन्स। लेकिन जो एक स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन का जो एक स्केल था ना, वो जो था बहुत ही कम रहने लगा इन्वेस्टमेंट के लिए इन द हैंड ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जो पैसा दिया जाता था इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें पीजेंट्री और आर्टिजन्स, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को वो पैसा जो है वो बहुत ही कम होने लगा धीरे धीरे। ठीक है, द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज। अब जो गरीब लोग थे उनके पास पहले से ही खाने को कुछ था नहीं,
उनकी सिचुएशन तो बदतर होने लगी। तो जब उनके पास खाने पीने को ही नहीं तो फिर भैया वो कहाँ से वो एडिशनल रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करेंगे। एडिशनल रिसोर्सेज मतलब ये कि जो टूल्स और जो सप्लाईज वो कर रहे हैं उसके लिए उनके पास कहाँ से रेवेन्यू अवेलेबल होगा। तो जब उनके पास खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है, उनको खाने के लिए ही नहीं मिल रहा है, तो भैया टूल्स में और उस बाकी सप्लाईज में कैसे वो इन्वेस्ट कर लें, कहाँ से वो अरेंज करेंगे और अपनी प्रोडक्टिविटी को भैया वो कैसे इंक्रीज करेंगे। क्योंकि प्रोडक्टिविटी गुड्स और प्रोड्यूसर्स को जो है वो जो बेच रहे हैं जो दे रहे हैं मुगल एम्पायर में, वो तभी तो दे रहे हैं जब वो प्रॉस्पेरस हैं। अगर वो प्रॉस्पेरस ही नहीं है तो वो कहाँ से सप्लाई करेंगे गुड्स को। ठीक है, जो वेल्थी और पीजेंट्री थे, जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास पैसा था, जिन पीजेंट्स के पास में और आर्टिजनल ग्रुप्स के पास में मर्चेंट और बैंकर्स जो थे वो इनको काफ़ी प्रॉफिट होने लगा इस इकोनॉमिक वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि एक तरह से बैंकर्स मर्चेंट जो होंगे, साहूकार वगैरह जो होंगे, ये पैसा लोन पे देंगे। तो भैया लोन पे देंगे तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इनको जो है वो पैसा जब देंगे और जब टाइम पर नहीं चुका पाएंगे तो इनकी धीरे धीरे प्रॉपर्टी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे और दैट सारी चीज़ें। तो ये सिचुएशन पीछे हमने देखी थी कि मर्चेंट कैसे काम करा करते थे। ठीक है, द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलीट मेड देम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। तो जो इनॉर्मस वेल्थ, देखिए अब वेल्दी पीजेंट्री धीरे धीरे जब ये ग्रो हो रहे थे तो इनके पास जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ रहे थे तो जो मुगल एलिट्स की वजह से जो है ये धीरे धीरे पावरफुल होने लगे लेट 17th सेंचुरी में। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पर ही कह रहे हैं कि एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, जैसे जैसे मुगल एम्पर की अथॉरिटी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी, उनके सर्वेंट जो है वो इमर्ज होने लगे एज अ पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। तो वो अपने अपने रीजन में जो है वो एक पावरफुल सेंटर्स की तरीके से उनके पास पावर गेन होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ते चले आ रहे हैं कि जहां पर भी जो है वो कंट्रोल लूज हो रहा है, जहां पर भी जो है वह एम्पायर कमजोर हो रहा है, तो वहां पे जो लोग हैं रहने वाले, जो बड़े बड़े वेल्दी लोग हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक पावर गेन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वही चीज यहाँ पर होने लगी। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज, उन्होंने नई डायनेस्टी कॉन्स्टिट्यूट कर ली और कमांड जो है वो उन्होंने हेल्ड कर ली प्रोविंसेस में, यानी अपने अपने प्रोविंसेस में। जैसे हैदराबाद में जो पूरा प्रोविंस था, अवध जो प्रोविंस था, तो वहां पे जो भी रूल कर रहा था उसने अपनी नई डायनेस्टी कॉन्स्टिट्यूट कर ली। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्परर इन दिल्ली एज देयर मास्टर्स, हालांकि वो अपने आप को ये दिखाने लगे कि वो मुगल एम्परर्स जो दिल्ली में हैं कि वही उनके मास्टर हैं। हालांकि वो इंडिपेंडेंट थे लेकिन दिखाने की नज़र में ये कह रहे थे कि भाई हाँ, दिल्ली में जो एम्परर बैठे हुए हैं वही हमारे मास्टर हैं। By the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. जब 18th century आई और तो provinces के जो empire थे वो धीरे धीरे जो है वो consolidate करते हैं अपनी independent political identities को, यानी कि वो अपने आप को स्वतंत्र जो है वो घोषित करने की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे जैसे ये हमारा 18th सेंचुरी में जो एम्पायर का जो प्रोविंस है वो धीरे धीरे गिरता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने मुगल्स के बारे में पूरी हमने डिटेल देख ली। 2 पार्ट में ये वीडियो है, ये पार्ट 2 था। चैप्टर हमारे यहाँ पर हो गया एंड। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के बाद में एक इमेजिनेशन दे रखी कि इमेजिन करिए कि आपने कोई एक किंगडम को इनहेरिट किया है। रिमेंबर करें, चाहे वो आप बाबर अपने आप को माने, चाहे वो अकबर माने। अबाउट योर एज व्हेन दे बिकम द रूलर। तो हाउ वुड यू मेक योर किंगडम स्टेबल एंड प्रॉस्परस, किस तरीके से बनाते हैं आप अपनी किंगडम को, किस तरह साम्राज्य को किस तरीके से स्टेबल और प्रॉस्परस बनाते, इसका आप प्लानिंग करिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ये एक्सरसाइजेस दे रखी हैं, इन्हें आप जरूर करिए, बेहतर होगा। कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं, इनको हमने पीछे पढ़ा था कि मुगल्स कौन थे। मुगल्स 2 लीनियज से निकल कर आ रहे थे, एक चंगेज खान से निकल कर आ रहे थे, एक तैमूर के वंश से निकल कर आ रहे थे। मनसब जो थे वो एक पोजीशन थी, एक पावर, एक ओहदा था। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था। जागीर्स क्या थी? जागीर्स करने का मतलब ये था कि रेवेन्यू असाइनमेंट, यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करने का जो एक टास्क दिया जाता था वो कहलाते थे जागीर्स। जत क्या थी? जत की रैंकिंग को हमने समझा था कि भाई जिसकी 5000 की जत होगी उसकी रैंकिंग बेहतर होगी, उसको सैलरी अच्छी मिलेगी, उसकी रैंक अच्छी होगी। सवार कौन थे? सवार कैवलरी मैन थे, यानी घुड़सवार, यानी जो घोड़े पे बैठने वाले जो सैनिक होते हैं वो होते हैं सवार हमारे। सुलह कुल क्या था? सुलह कुल हमारा यूनिवर्सल पीस था जिसको अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था और जिसको फॉलो करा था उसके बेटे जहांगीर ने भी। प्रीमोजेनिचर क्या था? प्रीमोजेनिचर का मतलब ये था कि खानदान, मतलब जो भी राजा है उसका जो बड़ा बेटा है वो सिंहासन को संभालेगा, ये हमने देखा था प्रीमोजेनिचर में। और
कॉपर्सनरी क्या था? कॉपर्सनरी में जो इनहेरिटेंस की बात करी गई थी, वो इनहेरिटेंस जो थी वो बेसिस थी टेरिटरी को डिवाइड कर दिया है सारे ही अपने भाइयों में, खास तौर पर सन्स में जो है वो टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाए, वो कॉपर्सनरी तरीके से इनहेरिटेंस था। ये हमने ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में देखा था। ठीक है। जब्त क्या था? जब्त जो है वो एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो एक सिस्टम था, जिसमें टोडरमल के बारे में हमने पढ़ा था भाई, वो रेवेन्यू मिनिस्टर था और उसने जो था क्या किया था, उसने जो था वो पूरा एनालाइज करा था डेटा को, 10 साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद उसने क्रॉप्स की यील्ड पर, उसके प्रोडक्शन पर जो है वो काम कर रहा था, उसने सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था। जमींदार कौन थे? जमींदार वही थे जो विलेज चीफटेंस हुआ करते थे, जो लोग रूरल हेडमैन हुआ करते थे, उनको जमींदार कहा था मुगल्स ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए सारे के सारे, और ये कुछ यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर करिएगा। और वीडियो चैप्टर हमारा हो गया एंड, मिलेंगे जल्दी हम अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।